हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया स्पेस जर्नी, इंडिया राइज एज अ स्पेस सुपर पावर। बहुत ही कमाल होने वाली है वीडियो, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने वो स्पेडेक्स मिशन का सुना था ना, डॉकिंग जो बिल्कुल। सक्सेसफुल हुई थी। और एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान ने अपना स्पेस मिशन ना पहले स्टार्ट किया था इंडिया से। तो आज पाकिस्तान कहाँ गया और इंडिया इंडिया कहाँ पहुंच गया, सच डिटेल्स में देखते हैं यार, करते हैं स्टार्ट डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। मिलते हैं, तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत के विश्व गुरु बनने की कैपेबिलिटीज पर अगर आपको शक हो रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। साल 1960 का समय था, जिस समय पर पूरा भारत फूड क्राइसिस से गुजर रहा था। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से गेहूं के दाम आसमान छू रहे थे। जिस समय पर भारत के लोग रोटी तक के लिए अमेरिका के फूड एड पर निर्भर थे, उसी समय साल 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना करी जाती है, जिसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। इस समय तक इंडिया के अंदर स्पेस प्रोग्राम्स के लिए कोई भी डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं थी, इसलिए इस कमेटी को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर मॉनिटर किया जा रहा था। एक समय था जब पूरे देश की जनता इस कमेटी के अगेंस्ट में थी, लेकिन आज के समय पर देखा जाए तो दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल एजेंसीज की लिस्ट में इसरो का नाम शामिल है। आज से अगर 60 साल पीछे मुड़कर देखा जाए तो क्या लगता है आपको, अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई ना होते तो क्या भारत स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिस मुकाम पर खड़ा है, इस मुकाम तक पहुंच पाता? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई ना होते तो इंडिया स्पेस रिसर्च की फील्ड में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर विक्रम साराभाई ना होते तो इंडिया बाकी देशों से बहुत पीछे छूट जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इंडिया के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो कैसी रही इंडिया की अब तक की स्पेस जर्नी? कब कब इंडिया ने अपनी एफिशिएंसी से पूरी दुनिया को चौंका दिया? क्या वजह है कि पूरी दुनिया आज इसरो के साथ काम करना चाहती है? और क्या वजह है कि इंडिया आज एक स्पेस सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है? बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना करी जाती है। मॉडर्न स्पेस रिसर्च की बात करें तो इंडिया के साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो साल 1920 में एस.के. मित्र ने इंडिया के अंदर पहली बार आयनोस्फीयर पर स्टडी करी थी। इसके अलावा देखा जाए तो सी.वी. रमन, मेघनाथ शाह, होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेस के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। आज़ादी से पहले की बात करें तो इंडियन साइंटिस्ट के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता था। उस समय की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए बहुत ही कम लोग थे जो अपने अकेले के दम पर कोई स्पेस रिसर्च कर पाते थे। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय पर लोगों के लिए अपना पेट भरना सबसे ज्यादा जरूरी था। उस समय पर स्पेस रिसर्च एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में बहुत कम लोग सोच पाते थे, और जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड थे भी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन जैसे ही भारत आजाद होता है, उसके बाद भारत अपनी स्पेस जर्नी के छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर देता है। साल 1950 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना करी जाती है। जो बात मैं अभी कह रहा था कि इंडिया के अंदर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, इस इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन से ये सपोर्ट सिस्टम वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाती है। इसके बाद साल 1954 में एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज की स्थापना करी जाती है। इसके बाद साल 1957 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में रांगपुर ऑब्जर्वेटरी सेटअप करी जाती है। देखिए, भले ही भारत ने अपनी स्पेस जर्नी की शुरुआत कर दी थी, लेकिन अभी भी इंडिया बाकी कंट्रीज से बहुत पीछे था। एक तरफ इंडिया ने अभी साइंस और स्पेस रिसर्च की फील्ड में कदम रखे ही थे, तो वहां दूसरी तरफ 4 अक्टूबर 1957 के दिन सोवियत यूनियन दुनिया की पहली आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। इस लॉन्च के बाद अमेरिका, जो इस सोच में बैठा हुआ था कि पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हम ही लॉन्च करेंगे, उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर छोटे छोटे डेवलपमेंट चल ही रहे थे, लेकिन इस लॉन्च के लगभग 5 साल बाद साल 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना करी जाती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस कमेटी के एस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है, लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन कुछ कम नहीं था। जिस समय पर इंडिया के अंदर फूड क्राइसिस चल रहा था, उस समय पर जवाहरलाल नेहरू स्पेस रिसर्च को एक इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए के रूप में देख रहे थे। आज के समय पर भी मीडिया डिबेट्स में कई लोग कहते हैं कि इसरो की स्थापना तो जवाहरलाल नेहरू की डेथ के लगभग 5 साल बाद हुई थी, 1969 में। तो फिर इसमें जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं।
इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना के केवल एक साल बाद साल 1963 में केरला के अंदर तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना करी जाती है और फिर इसी साल नवंबर महीने में इसी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से अमेरिकन साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे लॉन्च करा जाता है, जो कि एक सक्सेसफुल लॉन्च था। और इसी के साथ एक सक्सेसफुल स्टार्ट के साथ भारत स्पेस रिसर्च की दुनिया में एंट्री करता है। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है, साउंडिंग रॉकेट का यूज अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए करा जाता है। इसके अलावा कई बार सैटेलाइट प्रोटोटाइप और लॉन्च व्हीकल्स की टेस्टिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये जो फेमस पिक्चर है, ये नाइक अपाचे रॉकेट की ही है, जिसे तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तक बैलगाड़ी पर रखकर लेकर गए थे। अमेरिका के इस रॉकेट लॉन्च के बाद इसी तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से फ्रांस और रशिया के स्टेज रॉकेट्स भी लॉन्च करे जाते हैं। लेकिन साल 1967 वो साल था जब इंडिया अपना पहला इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट RH-75 को लॉन्च करता है। और फिर इसके 2 साल बाद साल 1969 में 15 अगस्त के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की स्थापना करी जाती है। इंडिया की स्पेस जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1970 के बाद का समय एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह काम कर रहा था और इस ट्रांजिशन की शुरुआत साल 1972 में होती है, जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की शुरुआत होती है और इसरो को भी इसी डिपार्टमेंट के नीचे रखा जाता है। देखिए, ये वो समय था जब इंडिया अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता था और इसीलिए इंडिया रशिया की मदद लेता है। और फिर साल 1975 में रशिया के इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम के साथ जुड़कर इंडिया अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च करता है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो आर्यभट्ट सैटेलाइट थी, ये बनाई तो इंडिया ने थी, लेकिन इसको रशियन रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस समय पर इंडिया के पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं था और यही कमी इंडिया के साइंटिस्ट को भी साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद थोड़ा और समय बीतता है। जैसे ही इंडिया साउंडिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी में मास्टर हो जाता है, उसके तुरंत बाद इंडिया के साइंटिस्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप करने में लग जाते हैं। देखिए, इंडियन साइंटिस्ट का टारगेट था कि एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाया जाए जो 35 kg मास को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सके। जिन लोगों को नहीं पता है, अर्थ सरफेस से 160 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर के बीच का जो स्पेस है, उसे लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। इंडिया को पूरे 7 साल लग जाते हैं इस लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने में। इंडिया का जो लॉन्च व्हीकल था, उसकी कैपेसिटी थी 40 kg तक के वजन को 400 किलोमीटर के ऑर्बिट तक पहुंचाने की, और देखा जाए तो इंडिया की रिक्वायरमेंट भी यही थी। साल 1979 में रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड के जरिए इस लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग होती है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट इस पेलोड को जिस ऑर्बिट में भेजना चाहते थे, ये पेलोड उस ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा था। लेकिन हमारे साइंटिस्ट हार मानने वालों में से नहीं थे। इस फेलियर के अगले ही साल 1980 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की दोबारा से टेस्टिंग करी जाती है और इस बार इंडिया इंडिजिनसली डेवलप्ड इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू सैटेलाइट रोहिणी फर्स्ट को लॉन्च कर देता है और इसी के साथ इंडिया 7वां ऐसा देश बन जाता है जो अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंचा था। देखिए, रोहिणी 1 इंडिया की तीसरी सैटेलाइट थी जो लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंची थी। इससे पहले भास्कर 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जा चुका था, लेकिन USSR की मदद से, जो कि 444 kg की सैटेलाइट थी। इसके बाद इंडिया के साइंटिस्ट PSLV यानी कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप करने में लग जाते हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो PSLV SLV से ज्यादा कैपेबल होते हैं। ज्यादा हैवी सैटेलाइट ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए PSLV का यूज किया जाता है। इसके बाद साल 1984 आता है जब इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस तक पहुंचते हैं। उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब राकेश शर्मा से पूछती हैं कि स्पेस से इंडिया कैसा दिखाई देता है, तो राकेश शर्मा कहते हैं, सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। देखिए, ये वो समय था जब दुनिया भर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब साल 1992 में PSLV बनकर तैयार हुआ, तो 1994 में PSLV का सक्सेसफुल लॉन्च पूरी दुनिया ने देखा और फिर PSLV को एक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म की तरह देखा जाने लगा। और इसीलिए साल 1999 में इसरो फॉरेन कंट्रीज के लिए कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस शुरू कर देता है, जिसके साथ जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर विक्रम साराभाई का सपना पूरा हो जाता है, जिसमें वो स्पेस रिसर्च के अंदर इकोनॉमिक एडवांसमेंट देख रहे थे। अभी कुछ समय पहले PSLV बनकर तैयार ही हुआ था, इतने में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV तैयार हो जाता है, जो कि PSLV से भी ज्यादा कैपेबल है। देखिए, इस समय तक स्पेस फील्ड में इंडिया बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत ऊपर आ गया था, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट का टारगेट था इंडिया को उस एलाइट ग्रुप तक एंटर कराना जिसमें अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, फ्रांस, UK ये सब बैठे हुए थे। और इसीलिए साल 2008 में इसरो पहला ल्यूनार मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च करता है और इस मिशन के सक्सेसफुल होने के साथ ही
इंडिया उस एलाइट ग्रुप में शामिल हो जाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, ये एलाइट ग्रुप अचीवमेंट को देखते हुए बनाया गया है। मेरा मानना तो ये है कि इंडिया इस एलाइट ग्रुप से बहुत ऊपर है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। साल 2013 में जब मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान लॉन्च किया जाता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई कंट्री अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिटर मिशन में सक्सेसफुल हुई थी। देखिए, सक्सेसफुल होना तो एक बात है, लेकिन जिस कॉस्ट में इंडिया ने अचीव किया था वो और भी बड़ी बात थी। अमेरिका की बात करें तो उनके मार्स ऑर्बिटर मिशन की कॉस्ट थी $582 मिलियन। एक स्पेस मिशन तो बहुत दूर की बात है, उनके एक साइंस फिक्शन मूवी ग्रेविटी में भी $100 मिलियन खर्च हुए थे, लेकिन इंडिया के मंगलयान मिशन में केवल $74 मिलियन खर्च हुए थे। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज हैरान थी कि इतनी कम कॉस्ट में इतना सुपीरियर मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कैसे किया जा सकता है। इस मंगलयान मिशन को अभी 4 ही साल हुए थे, इतने में इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। साल 2017 में PSLV C-37 लॉन्च व्हीकल की मदद से इंडिया एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर देता है, कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और खास बात यह है कि इन 104 सैटेलाइट्स में से 96 सैटेलाइट्स अमेरिका की थी। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इंडिया पूरी दुनिया को बता देता है कि अगर किसी को सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो हमारे पास आओ। साल 2023 तक देखा जाए तो इंडिया 431 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के 6 साल बाद इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करता है, जो कि सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड करता है। और इसी के साथ इंडिया दुनिया का 4th नेशन बन जाता है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया हो। इस सक्सेसफुल मिशन से इंडिया पूरी दुनिया को बता देता है कि हम इंडियंस किसी से कम नहीं। देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें गगनयान मिशन, स्पेस स्टेशन और मिशन टू वीनस एंड बियॉन्ड। देखिए, जिन लोगों को ये लगता है कि क्या फायदा इन सारे मिशंस का, देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पहले उनको सॉल्व करने पर ध्यान दिया जाए, क्या फायदा डेवलप्ड कंट्रीज से कंपटीशन करने का। ऐसे लोगों से बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब डॉक्टर विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम से ये सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि स्पेस मिशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारी फैंटेसी नहीं है, जिसे पूरा करने के लिए हम इकोनॉमिकली एडवांस्ड नेशन से कम्पीट कर रहे हैं। एक नेशन होने के नाते अगर इंडिया टेक्नोलॉजी की मदद से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है तो इंडिया को पीछे नहीं रहना चाहिए। काफी डिटेल वीडियो थी और स्टार्ट मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस से भी पहले उनके कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो उस पे स्टडी कर रहे थे, फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टार्ट किया। प्रॉपर स्टार्ट नहीं ना हुआ तब से बताया। अच्छा, वो जो पिक्चर नहीं थी जिसमें एक बैलगाड़ी के ऊपर लेके, मतलब वो रियल पिक्चर है वो जो, और वो था अमेरिका का कोई सैटेलाइट था, साउंड रॉकेट नाइट अपाची उसका नाम कुछ, तो उसको वो लॉन्च किया वो 60s में। यानी कि जो इंडिया को ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो उसके पीछे जो है वो सालों की मेहनत और ये कंटिन्यूसली अपने जो साइंटिस्ट की ना कदर की, उनको सपोर्ट किया, और फिर ये पॉलिटिकली भी बड़ी सपोर्ट मिली। हमारा थोड़ा सा उल्टा हो गया, हमारा स्टार्ट हुआ था इंडिया से पहले, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्या उस टाइम वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जिसकी वजह से हम बहुत पीछे आ गए अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में। खैर, हम इस इंडिया को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो उस विक्रम साराभाई उस पे हमने ना एक अलग से एक वीडियो भी की हुई थी उनकी ना विजन के बारे में, वो क्या सोचते थे। फिर उनको उसके बाद वो आए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो वो उनके सुपरविजन में उन्होंने काम किया। फिर आप देखो कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि इंडिया ने एक ही साल में 104 सैटेलाइट लॉन्च की और 96 अमेरिकन। जस्ट इमेजिन कि अमेरिका खुद भी कर सकता था, लेकिन कॉस्ट कम थी। और अब ये 400 प्लस सैटेलाइट्स, गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, मतलब उनके वो लिस्ट में बहुत ऐसे प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं। देखो, चांद तक चले गए, साउथ पोल में, अभी तक वो कोई कंट्री नहीं गया। और अभी जो मैंने टाइटल में वो स्पेसएक्स मिशन का बताया था, वो भी आप बहुत बड़ा प्राउड डॉकिंग बहुत बड़ा प्राउड। और अब देखना उसके बाद भी ये सैटेलाइट उन्होंने स्पेस स्टेशन बनाया। कंसिस्टेंसी है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम होता जा रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं लग रही, इस वजह से जो है वो आगे आगे फर्दर जो है और सब कुछ इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव यार, जबरदस्त। रियली अप्रिशिएट। बल्कि दूसरे मुल्कों वाले जो है ना वो इंडिया से अप्रोच कर रहे हैं कि भाई बताएं ये आपने कैसे किया। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।